Hello everyone, so welcome back to the last lecture of GOC. GOC का ये सबसे लास्ट टॉपिक है एंड व्हाट इज दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबसन। ये दो चीजों को करेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को बहुत अच्छे से किया है, तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ओनली, राइट। सो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में निपट जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। एंड व्हाट इज दैट? इट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। प्यारे बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है? देखो, हाइड्रोजनेशन तुम करोगे किसका? हाइड्रोजनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में होगा? एल्केन में तो एडिशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एल्केन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं जिसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर सकूं, राइट। तो एडिशन हो किस में सकता है? एल्कीन और एल्काइन में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा कि अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन करूं हाइड्रोजन का, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाए, तो अगर मैं 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता हूं, उसमें जितना एनर्जी रिलीज होगा वही क्या कहलाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एक बात ध्यान देना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इट इज द heat evolved when 1 mole of any unsaturated hydrocarbon are hydrogenated is called heat of hydrogenation। unsaturated hydrocarbon और उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। उस प्रोसेस में, इस दरमियान जो हीट रिलीज होती है, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो हमने लिया इथीन, क्या लिया हमने? इथीन लिया। इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये इथेन बन गया। अब जब ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इथेन बनेगा, तो इसमें ये जो डेल्टा एच रिलीज हुआ है, प्लस डेल्टा एच, प्रोडक्ट में डेल्टा एच लिखा है, इसी को अपन क्या बोल देंगे भाई लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यही जो है तुम्हारा वो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा इसमें एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो अभी देखते हैं। इसको आप लोग प्लीज छाप लीजिए। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इफ एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, देन इट विल इवॉल्व मोर हीट। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। मतलब मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। भाई जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। जो कम स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। सिंपल सा बात है, राइट। दिस इज द फैक्टर विच वी नीड टू कीप इन माइंड, ओके। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा है तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? बेटा बता, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कंपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या था? बोल बोल। अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड। अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसको देखूं, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सो सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, तो ज्यादा किसका होगा? जो कम स्टेबल है, या फिर मैं बोल सकता हूं जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस हो गया। पहला का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा,
दूसरे का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। सिंपल है। ओके, छापिए। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है तो तुम ही लोग बताओ, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सा बात है, ठीक है। ओके, तो अब इस हिसाब से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? लास्ट। तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या है? 3 2 1। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पहला। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? पहला का। उसके बाद किसका होगा? दूसरा का। उसके बाद किसका होगा? तीसरा का। ये किसका सीक्वेंस है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। इस केस में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके लिए कितना? अब यहाँ पे एक मिथाइल लग गया, देखो तो यहाँ हाइड्रोजन एक ही बचा। 1 2 3। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना? यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह मिथाइल लग गया तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ ऊपर 2 मिथाइल तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब मुझे इसको अगर कंपेयर करना है तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। सबसे कम किसमें है? 5 में, राइट। तो 5 की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो सीक्वेंस क्या आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का? ऐसे 1 2 3 4 5। सबसे ज्यादा किसका होगा? 5 का। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, more heat of hydrogenation. Okay, okay. What's next? हाँ, ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के टाइम पे मैंने करवाया था, तुमको अगर याद हो तो, ठीक है। तो अब देख, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो डिसाइड ही नहीं करेगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले करा चुका हूं। अल्फा हाइड्रोजन तो इसको डिसाइड ही नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? भाई साहब, अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इसके अंदर, इसका जब तुम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहां माइनस आएगा। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन आयन आता है, राइट। जिसको नहीं पता है वो कृपया करके हाइपर कॉन्जुगेशन का वो देखें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला जो पोर्शन है उसका वीडियो देखिए, ठीक है। इसी चैप्टर में है, पीछे बताया हुआ है। तो इसका जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं इसमें 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है। तो इसका है 6 ही अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 6 ही होगा, बट इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक। अब अगर ये इससे ज्यादा स्टेबल है तो ये इससे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, क्योंकि ये सिस है और ये ट्रांस है। और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन, बल्कि ग्रुप जो है वो दूर दूर है, तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन कम होता है। इज दैट क्लियर? यस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? थर्ड। उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो उसका सीक्वेंस आएगा 1 2 3। जो कम स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? पहला। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आखिरी, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन, राइट। ओके, गुड। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2 2 हाइड्रोजन, यहाँ CH2 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो, यहाँ तो CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है। 3 2 5 2 7 2 9। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH2 CH2
डबल CH2 यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं देखूं तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, जो कम स्टेबल है उसका ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा? 3, 2, 1। किसका सीक्वेंस है ये? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, छाप लीजिए इसको प्लीज। नेक्स्ट, अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसी में ज्यादा आ गया, तो कॉमन सेंस का बात है, एक मॉलिक्यूल में किसी में एक ही पाई बॉन्ड है और एक मॉलिक्यूल में किसी में 2 पाई बॉन्ड है, तो भाई जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। उसमें स्टेबिलिटी वगैरह मत देखना, क्योंकि उसमें 2 जगह पे हाइड्रोजनेशन होगा और 2 जगह पे होगा तो उसमें हीट ज्यादा रिलीज होगी। सिंपल सी बात है, राइट? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। किसी भी बॉन्ड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। यहाँ स्टेबिलिटी वगैरह मत देखना, ठीक? ओके, अब देखो हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा ही है। हीट ऑफ कंबसन क्या होता है? जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन के साथ, बर्न करते हो, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो वो ज्यादा जलेगा। एक मॉलिक्यूल में किसी में 4 कार्बन है और किसी में 5 कार्बन है, जिसमें 5 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, वो ज्यादा जलेगा तो उसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर तो यही है कि अगर किसी में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो उसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा, राइट? और दूसरा वही स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा ही, अगर मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है उसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा। तो ये डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब तुम कंबसन करो और पूर्ण रूप से उसको जला दो, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाए, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबसन। जैसे मान लो मीथेन है, इसका मैंने कंबसन किया, ऑक्सीजन के साथ जलाया, तो ये बनाएगा क्या? CO2 और H2O। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई इसी को अपन क्या बोल देंगे? हीट ऑफ कंबसन, राइट? बस 1 मोल को जलाना है, डेफिनेशन 1 मोल के लिए। यहाँ 2 मोल लिख दोगे तो हीट ऑफ कंबसन नहीं होगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करना होगा। जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको 2 से डिवाइड, क्योंकि ये पर मोल डिफाइंड है, ठीक है? अब ये भी हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। इसमें हमेशा इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, राइट? तुम जला रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी। तुम लकड़ी जलाते हो, वो भी एक तरह से समझो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, वो जल रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट? तो दिखता है तुमको कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक? तो इसको छापो। अब हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। भाई जितना कार्बन है वो उतना ज्यादा जलेगा। अगर इसको देखो, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो सिंपल इसका सीक्वेंस ये आएगा कि नहीं? हीट ऑफ कंबसन का, हीट ऑफ कंबसन का सिंपल सा सीक्वेंस आएगा कि नहीं? ज्यादा कार्बन है पर मॉलिक्यूल, ज्यादा जलेगा, हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा है ही नहीं, बेसिक सिंपल सा चीज है। जैसे मान लो ये है, इसमें मेरे को हीट ऑफ कंबसन कंपेयर करना है, ठीक है? तो भाई साहब हीट ऑफ कंबसन, फिर से वही बात है, हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में जनरली तुमको एल्केन का तो पूछेगा नहीं, एल्कीन का ही पूछेगा। एल्कीन का स्टेबिलिटी फिर से कैसे कंपेयर करोगे? अल्फा हाइड्रोजन। कोई नया चीज इसके अंदर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन से गिनना है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मुझे अल्फा हाइड्रोजन गिनना है तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3। कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना है? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? इसमें कितना है? यहाँ पे सिर्फ CH2, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है? यहाँ पे C और एक H है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब तुम ही लोग बताओ, इसमें पहले में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 1 है। जितना कम अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतना ही कम, स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबसन किसका आएगा? 4 का, 4 के बाद 3 का, 3 के बाद
2 का, 2 के बाद 1 का। क्लियर? सिंपल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। कुछ ऐसे में रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर अगर पाई बॉन्ड ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, और हीट ऑफ कंबशन के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहां पे भी मिलेगा, आपको जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट पे आप करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर नाउ। प्लीज कंप्लीट ऑल योर मॉड्यूल्स एंड आइदर हिमांशु पांडे और MS चौहान, कोई भी एक कर लो, ठीक है। राइट, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनको सिर्फ बोर्ड करना है, वो तुम लोग NCERT कर लो अच्छे से, ठीक। और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है उसको कर लो, कुछ और करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, ओके। So this is it for this video. We will be catching up in the next video. अगले वीडियो में प्रोबेबली देखो या तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि क्या स्टार्ट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कमेंट्स यू आर पुटिंग इन द वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के अंदर तुम कितने कमेंट्स डालते हो कि क्या चाहिए तुमको, उसके बेसिस पे विल डिसाइड। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Let's catch up in the next video. Tada, bye bye, Sat Sri Akal, Adab, Namaste. Thank you.